नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे कि कैसे मेरठ में रह रहे लोगों को मिलेगा रोजगार। जानेंगे इस साल गेहूं उत्पादन में आई कमी के बारे में। बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के युवकों को जल्द मिलेगा रोजगार। समझेंगे कि क्यों और कब राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा। साथ ही बताएंगे किताबें पढ़ने का शौक रखने वालों के लिए क्या है अच्छी खबर। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बढ़ रहे स्नैचिंग के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक नई स्कीम बनाई है। इस स्कीम के तहत जो भी पुलिसकर्मी स्नैचर पकड़ेगा उसे 10,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। स्नैचिंग की वारदात को रोकने की सारी तरकीबें अब बेअसर साबित हो रही हैं, तो दिल्ली पुलिस ने एक अलग फॉर्मूला अपनाया है। इसमें जो भी पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग के दौरान बाइक समेत स्नैचर को पकड़ कर लाएगा तो उसे 10,000 रुपए की नगद राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। फिलहाल ये बम्पर स्कीम ट्रायल के तौर पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी माथुर वर्मा ने लॉन्च की है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जगुआर टीम को ये ऑफर मिला है। अगर इस स्कीम से सफलता मिली तो इसे दिल्ली के सभी थानों में भी लागू किया जाएगा। इसमें पुलिस कर्मियों को पहली बार स्नैचर पकड़ने पर कैश, दूसरी बार पुरस्कार और तीसरी बार प्रमोशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल आईटी पार्क जल्दी मेरठ में बनने वाला है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तो बनेंगे ही, साथ ही इस ड्रीम प्रोजेक्ट से मेरठ का विकास होने की संभावना है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेरठ में आईटी पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। आईटी पार्क बनने से मेरठ तकनीक का विश्व में बड़ा केंद्र बन जाएगा। विश्व की नामचीन आईटी कंपनियों के ऑफिस बनेंगे, जिससे मेरठ में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही मेरठ के विकास में भी तेजी आएगी। मेरठ के वेद व्यासपुरी में आईटी पार्क के निर्माण के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने एसटीपीआई को 3 एकड़ जमीन निःशुल्क दी है। ये आईटी पार्क उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। इस साल गेहूं उत्पादन में भारी कमी देखी जा सकती है। देश भर में अब तक सिर्फ 152.56 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लग पाई है। पिछले साल इस दौरान देश भर में 208.64 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो चुकी थी। यानी देश भर में गेहूं का रकबा करीब 27% पिछड़ा हुआ है। देश भर में गेहूं की बुआई का सीजन लगभग खत्म होने को है, लेकिन इस साल गेहूं की खेती पिछले साल के मुकाबले बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। देश भर में मध्य प्रदेश का गेहूं सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और सबसे महंगा बिकता है, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। 4 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में सिर्फ 24 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लग पाई है, जो कि पिछले साल इस दौरान मध्य प्रदेश में 39.23 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लग चुकी थी। मध्य प्रदेश देश में गेहूं का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है और सरकारी स्टॉक में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा गेहूं देता है। वहीं सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में तो गेहूं की बुआई की स्थिति और भी खराब है। राज्य में 4 दिसंबर तक गेहूं का रकबा करीब 43% पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में 4 दिसंबर तक 71.23 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लग चुकी थी, लेकिन इस साल ये आंकड़ा सिर्फ 40.85 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर से आपके खाने का स्वाद फीका पड़ जाए। देश में विख्यात राजस्थान के बाना का लहसुन इन दिनों महंगा हो गया है, जिसके कारण बाना से लहसुन की खरीदारी करने वाले सभी राज्यों की मंडियों में भी लहसुन के भाव बढ़ सकते हैं। देश भर में स्वाद में लहसुन के तड़के के लिए जाने जाने वाला राजस्थान के बाना का लहसुन इन दिनों आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। एक महीने में ही लहसुन के भाव आसमान छूने लगे हैं। इससे लोगों को बिना लहसुन के भी तड़का लगाना पड़ रहा है। बारा में जहां 1 माह पूर्व तक थोक मंडी में लहसुन 4 से 5 हजार रुपए क्विंटल के भाव से बिक रहा था, वहीं अब लहसुन की बढ़ती मांग, घटती आवक के चलते भाव 3 से 4 गुना बढ़ने लगे हैं। इस समय थोक मंडी में लहसुन 14,000 से 15,000 रुपए क्विंटल के भाव से बिक रहा है। जहां थोक के भाव आसमान छूने लगे हैं, वहीं लहसुन के खुदरा व्यापार में भी तेजी आ गई है। बाजार में लहसुन का भाव 170 से 200 रुपए किलो हो गया है। इसके चलते बाजार में इसकी बिक्री भी काफी कम हो गई है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को नए साल में एक तोहफा मिलने वाला है। अब दूध खरीदने के लिए लोगों को गाय या भैंसों के तबेलों पर नहीं जाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में गाजियाबाद की कॉलोनियों में मिल्क एटीएम की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को आसानी से दूध मिल सकेगा। गाजियाबाद की रिहायशी कॉलोनियों में कामधेनु योजना के तहत मिल्क एटीएम लगाए जाएंगे, जिसका मकसद लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध कराना है। हालांकि लोगों को इस योजना का लाभ नए साल से ही मिल सकेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को एक माह पूर्व ही निश्चित दूध के लिए राशि जमा करनी होगी। मिल्क एटीएम से लोग सुबह और शाम अपना कार्ड पंच कर दूध ले सकेंगे। शुरुआती दिनों में लोगों को ट्रायल के तौर पर 3 से 7 दिन का टोकन दिया जाएगा। जिन्हें दूध की गुणवत्ता अच्छी लगेगी, उनका मंथली कार्ड बना दिया जाएगा। फिलहाल प्रयोग के तौर पर पहले राजनगर, संजय नगर, पटेल नगर और कवि नगर में मिल्क एटीएम लगाए जाएंगे। प्रयोग सफल हुआ तो शहर की दूसरी कॉलोनियों में भी ये सुविधा दी जाएगी। अक्सर सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स रात में तो जलती ही हैं, इसके साथ ये दिन के समय में भी जलती रहती हैं। ऐसे में बिजली काफी हद तक बर्बाद होती है। इसी व्यवस्था में सुधार लाते हुए दिल्ली की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट से एस्ट्रो टाइमर को जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए इन लाइट्स के जलने और बुझने का समय तय किया जा सकता है। स्ट्रीट लाइट की वजह से सड़कों पर दिन में बर्बाद होने वाली बिजली को बचाने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी TPDDAL ने उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली में एस्ट्रो टाइमर लगा रही है। इस व्यवस्था से अब दिल्ली में दिन के समय में जलने वाली स्ट्रीट लाइट को जलने से रोका जा सकेगा। इस सिस्टम में स्ट्रीट लाइट बंद होने और चालू होने का समय तय किया जा सकता है। इसके जरिए बिजली बचाओ अभियान को सफल बनाने में भी मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए गेहूं के बीज खरीदने पर जो अनुदान लागू किया है, उसके तहत किसानों को गेहूं बीज पर 600 रुपए तक का ज्यादा अनुदान मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में सूखे के मार से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार सूखाग्रस्त घोषित किए गए 50 जिलों में गेहूं के बीज खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने जा रही है। 3000 रुपए क्विंटल वाले गेहूं के बीज खरीदने पर अभी किसानों को 1400 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जा रही है। इसमें 1000 रुपए केंद्र और 400 रुपए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अब इसी के तहत किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार गेहूं पर 600 रुपए क्विंटल की सब्सिडी बढ़ाने जा रही है। इस संबंध में उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद संबंधित प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दिलाने की तैयारी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी उत्तर प्रदेश में खुलने वाले कॉल सेंटरों पर। पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2019 और 2020 से ड्रॉप को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ इंजेक्शन के जरिए ही टीका लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 19,000 बेघर लोगों के सोने के लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में कॉल सेंटर खुलने वाले हैं, जिसके जरिए हजारों युवकों को रोजगार मिल सकता है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बनारस समेत उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में कॉल सेंटर खोले जाएंगे, जिसके जरिए हजारों युवाओं को नौकरी की सौगात मिलेगी। बनारस में 3 कंपनियों ने कॉल सेंटर के लिए आवेदन किए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी परिसर और एयरपोर्ट को वाईफाई करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए काशी के घाटों पर वाईफाई के रेट में कमी की जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ने दावा किया है कि 2G, 3G के बाद अब 4G योजना भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी। लखनऊ और गाजियाबाद के बाद अब बनारस में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में पोलियो ड्रॉप के साथ ही इंजेक्शन से टीकाकरण भी शुरू किया है। लेकिन पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2019 और 2020 से ड्रॉप को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ इंजेक्शन के जरिए ही टीका लगाया जाएगा। पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में 2019 और 2020 से ड्रॉप को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ इंजेक्शन के जरिए ही टीका लगेगा। हालांकि अभी इंजेक्शन के साथ साथ ड्रॉप भी जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में पोलियो कार्यक्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव राकेश कुमार ने ये जानकारी दी है। 2011 के बाद देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है और देश पूरी तरह से पोलियो मुक्त है।
हर साल ठंड के कारण देश के कई इलाकों में लाखों बेघर लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इन लोगों की मदद के लिए एक नई पहल करने की सोची है, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने 19,000 बेघर लोगों के सोने के लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। दिल्ली में ठंड में खुले में सोने से किसी भी बेघर व्यक्ति की मौत रोकने के प्रयासों के तहत सरकार ने कम से कम 19,000 लोगों के रहने के लिए रैन बसेरों और तंबुओं का इंतजाम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस संबंध में कुछ दिन पहले सभी विभागों की एक बैठक हुई थी और इस बात पर जोर दिया गया था कि ठंडी रातों में खुले में सोने से किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो। उन्होंने कश्मीरी गेट के पास गीता घाट क्षेत्र में 2 रैन बसेरों का उद्घाटन करते हुए कहा कि करीब 19,000 लोगों के रुकने के लिए 198 रैन बसेरे और 40 तंबू स्थापित किए गए हैं। साथ ही ठंडी रातों में बेघर लोगों को बचाने और उन्हें रैन बसेरों में पहुंचाने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIEB द्वारा विकसित एक ऐप की भी शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल कृमि मुक्त दिवस अभियान की शुरुआत की थी, जो सिर्फ 11 राज्य के सरकारी स्कूलों में ही चलाया गया था। लेकिन आने वाले साल में 10 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पूरे देश में तो मनाया ही जाएगा। साथ ही इस बार इस अभियान में देश भर के निजी स्कूल भी शामिल होंगे। बच्चों को पेट के कीड़ों की बीमारी से छुटकारा दिलाने के मकसद से शुरू किया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस इस बार 10 फरवरी 2016 को देश भर में मनाया जाएगा। साथ ही इस बार अभियान में सरकारी के साथ निजी स्कूल भी शामिल होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। पिछला राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस सिर्फ 11 राज्यों में ही मनाया गया था। तब केवल सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र ही इसमें शामिल हुए थे। सरकार अब इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मनाने की तैयारी कर रही है। अमूल के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के बाद राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एक बार फिर से इसी तर्ज पर देश में दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार कर रहा है। इसके जरिए लोगों को सस्ती दरों पर दलहन मुहैया कराया जाएगा। अमूल के साथ करीब 40 साल से पहले देश में दुग्ध क्रांति लाने के बाद राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB अब दलहन के क्षेत्र में इसी सफलता को दोहराना चाहता है। NDDB सस्ती दरों पर लोगों को दलहन मुहैया कराएगा। इसके जरिए NDDB का लक्ष्य उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को लाभ पहुंचाना है। NDDB अपने ब्रांड सफल के जरिए दालों का विपणन करता है और अब ये देश भर में किसान उत्पादक संगठनों FPO के साथ साझेदारी से अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर खरीद प्रणाली दुरुस्त कर NDDB विपणन के अलावा किसानों को आवश्यक सूचनाएं मुहैया कराने और उत्पादकता बढ़ाने संबंधी सेवाएं देने की भी योजना बना रहा है। दशकों पहले इसी तरह के एक मॉडल ऑपरेशन फ्लड को इसने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। दिल्ली हरी भरी बने, इसके लिए पर्यावरण विभाग दिल्ली में देसी पेड़ों को लगाए जाने पर जोर देने वाला है। इस पहल से जहां दिल्ली हरी भरी तो बनेगी ही, साथ ही आने वाले समय में पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर से भी कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने धूल, धुआं और धुंध की परत के संकट से निपटने के लिए दिल्ली में देसी पेड़ पौधे लगाकर इसे प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने का सोचा है। इसके तहत पर्यावरण विभाग द्वारा सरकारी और गैर सरकारी पार्कों में महज हरियाली ही के लिए नहीं, बल्कि शहर की पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने में मददगार साबित होने वाले पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। इसमें दिल्ली की पर्यावरण जरूरतों को पूरा करने वाले देसी पेड़ पौधों को फिर से वरीयता दी गई है, जिनकी जगह बीते 2 दशकों में बाहरी पेड़ पौधों ने ले ली थी। पर्यावरण विभाग की उद्यान एवं बागवानी इकाई ने मौजूदा पर्यावरण संकट को देखते हुए बड़े पेड़ों के बजाय कम पानी की निर्भरता वाले झाड़ियों और फूलों के पौधों को लगाने का सोचा है। साथ ही छायादार पेड़ों के लिए दिल्ली के देसी पेड़ नरम, पीपल और बरगद जैसे 8 पेड़ों को लगाया जा रहा है। कैसे आगे आने वाले टाइम में आप एक मिस्ड कॉल के जरिए करवा सकेंगे अपने फोन का रिचार्ज, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। किताबें पढ़ने का शौक रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल फरवरी में लगने वाले पुस्तक मेले का आयोजन इस बार 9 जनवरी से ही किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। किताबें पढ़ने का शौक रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल फरवरी में लगने वाले पुस्तक मेले का आयोजन इस बार 9 जनवरी से ही किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार मेले की थीम पूरी तरह से योग पर रखी जाएगी।
प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन इस बार 9 जनवरी 2016 से 17 जनवरी 2016 तक किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बच्चों की तैयारियों में बाधा ना पड़े और वो पुस्तक मेले का भी पूरा लुत्फ ले सके, इसके लिए ये फैसला किया गया है। मेले में हर साल लाखों लोग अपने पसंद की किताबें लेने के लिए आते हैं। आमतौर पर मेले का आयोजन फरवरी में किया जाता है। इस मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट नामक संस्था करती है। साथ ही इस बार मेले की थीम योग पर आधारित होगी। तो जो लोग योग से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं, उनके लिए लगने वाले अगले साल के मेले में काफी कुछ नया और लुभावना होगा। उत्तर प्रदेश में जल्दी प्लास्टिक से बने जूते चप्पलों के दामों में भारी कमी आने वाली है। इसके लिए प्रदेश सरकार 300 रुपए से ज्यादा वाले फुटवेयर पर 5% तक की कर लगाने की योजना बना रही है। अखिलेश सरकार अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है। बाजार में 300 रुपए से अधिक कीमत वाले प्लास्टिक फुटवेयर को सस्ता करने की तैयारी है। इस पर लगने वाले 12.5% वैट और 2% अतिरिक्त कर यानी 14.5% के स्थान पर सिर्फ 5% टैक्स लेने पर विचार चल रहा है। इस प्रस्ताव पर जल्दी कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है। इससे जूता और चप्पल खासे सस्ते हो जाएंगे। अखिलेश सरकार ने प्लास्टिक फुटवेयर के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इनके उत्पादों पर वैट की दरें कम करने का वादा किया था। पहले चरण में 300 तक के फुटवेयर पर वैट की दरें समाप्त की जा चुकी हैं। बाजार में मिलने वाली खाने की चीजों को खरीदने से पहले आपको उसकी अच्छी तरह से जांच करने की जरूरत है। देश भर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में हर 5वां फूड आइटम मिलावटी है। इसका दावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। फूड रेगुलेटर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि देश में फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज की ओर से जांच वाले प्रत्येक 5वें फूड आइटम को मिलावटी और गलत ब्रांड वाला पाया गया है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। इसके बाद पंजाब और मध्य प्रदेश का नंबर है। FSSAI की ओर से जारी की गई सरकारी लेबोरेटरीज की टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार इस साल अभी तक 2795 मामलों में 10.93 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी लगाई गई है, जबकि 1402 मामलों में दोषियों को सजा भी सुनाई गई है। आने वाले कुछ दिनों में आप दिल्ली पुलिस के एक बड़े बदलाव को देख सकते हैं, जिसके तहत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम PCR वैन की पूरी कमान दिल्ली महिला सिपाहियों को ही सौंपने वाली है। इससे जहां महिलाओं से संबंधित अपराध से निपटने में आसानी होगी, वहीं महिला स्टाफ होने के कारण पीड़ित महिलाएं अपनी समस्याएं भी आसानी से पुलिस कर्मियों को बता सकेंगी। दिल्ली पुलिस के PCR सेक्शन में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। PCR वैन की पूरी कमान महिलाओं को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। PCR वैन में इंचार्ज से लेकर ड्राइवर और गन पर्सन भी महिलाएं ही रहेंगी। दिल्ली पुलिस इसकी शुरुआत नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 PCR वैन से करने वाली है। अगर ये पहल सफल होती है तो इसे आगे भी लागू किया जाएगा। इस समय दिल्ली पुलिस में करीब 250 महिला सिपाही को PCR पर तैनात किया गया है। अगले 8 से 10 दिन में महिला PCR वैन की शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि अगले 8 से 10 दिन में महिला PCR वैन की शुरुआत हो सकती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों से लेकर बड़े लोगों में सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे का जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वो निमोनिया से पीड़ित हो। निमोनिया के लक्षण भी आम फ्लू से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सेहत के प्रति आप सब ज्यादा जागरूक बने। भारत में करीब 43 मिलियन लोग निमोनिया से पीड़ित हैं। यही वजह है कि खासतौर पर यहाँ इसकी रोकथाम और जांच के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इसके लक्षण भी आम फ्लू से काफी मिलते जुलते हैं। आम फ्लू में छाती में इन्फेक्शन और लगातार खांसी होती है। निमोनिया में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से फेफड़ों में एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, जो फेफड़े में लिक्विड जमा करके खून और ऑक्सीजन के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। सर्दियों में निमोनिया का अटैक बच्चों पर ज्यादा होता है। अगर सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तो बिना समय गंवाए डॉक्टर को दिखाएं। हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से छोटी उम्र के 1.2 लाख बच्चों की मौत निमोनिया की वजह से होती है और भारत में हर 1 मिनट में एक बच्चे की निमोनिया की वजह से मौत हो जाती है। अभी तक आप अपना फोन रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज शॉप या फिर किसी वेबसाइट के जरिए ही अपना फोन रिचार्ज कराते हैं, लेकिन HDFC बैंक ने फोन रिचार्ज कराने का एक नया जरिया ढूंढ निकाला है, जिसके तहत आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए ही न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार और दोस्तों का भी फोन रिचार्ज करा सकते हैं। अब आपको अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराने के लिए आपको किसी रिचार्ज शॉप या फिर अन्य वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक मिस्ड कॉल देंगे और मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा।
इसके लिए HDFC बैंक ने रिचार्ज मोबाइल विद मिस्ड कॉल सर्विस की शुरुआत की है। HDFC बैंक ने मोबाइल फोन रिचार्ज बिजनेस में उतरने का फैसला लेते हुए ये सर्विस जारी की है। साथ ही HDFC बैंक द्वारा जारी की गई दुनिया में ये पहली ऐसी सर्विस है जिसके तहत मिस्ड कॉल देकर मोबाइल फोन रिचार्ज कराया जा सकता है। HDFC बैंक की इस रिचार्ज मोबाइल विद मिस्ड कॉल सर्विस के जरिए आप न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार या दोस्तों का भी फोन मिस्ड कॉल के जरिए रिचार्ज करा सकते हैं। इस सेवा का लाभ HDFC बैंक के वो यूजर उठा सकते हैं जो SMS बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड है। खेतों में फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों से खेत की उर्वरता तो धीरे धीरे कम होती ही है, साथ ही उन अनाजों को खाने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कीटनाशकों के संपर्क में आने वाले बच्चों को भविष्य में सांस से जुड़ी समस्याओं के होने का खतरा रहता है। खेतों में रसायनों के बढ़ते प्रयोग के बीच इनसे जुड़ा एक और खतरा सामने आया है। एक ताज़ा शोध के मुताबिक ऐसे बच्चे जो कम उम्र से ही पेस्टिसाइड्स के संपर्क में आ जाते हैं, उन्हें भविष्य में सांस लेने की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में ये दावा किया है कि ऐसे बच्चों को गहरी सांस लेने में मुश्किल होती है। शोध में ऐसे 279 बच्चों को शामिल किया गया जिनके फेफड़ों की कार्य प्रणाली कमजोर थी। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।